सूची का एक अजीब सी सिचुएशन। कल किसी इंसान ने कोई काम किया जो उस टाइम के लॉ के हिसाब से पूरी तरह लीगल था। कोई रूल नहीं टूटा, कोई क्राइम नहीं हुआ। लेकिन आज सरकार अचानक एक नया लॉ पास करती है जो उस काम को इल्लीगल घोषित कर देता है। और फिर पुलिस उस इंसान को कल किए गए उस काम के लिए आज अरेस्ट कर लेती है। सुनने में किसी डरावनी थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल लगता है। और इससे भी एक कदम आगे सोचिए, क्या किसी इंसान को बिना कोई जुर्म किए, बिना कोई लॉ तोड़े, सिर्फ इस शक की बुनियाद पर जेल में डाला जा सकता है कि वो फ्यूचर में कुछ गलत करेगा? मुझे इसका आंसर भी जानना है और ये टॉपिक भी पूरी तरह समझना है। आज के इस डीप डाइव में हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की यूनिट 4 यानी फ्रीडम, सोशल कंट्रोल और पर्सनल लिबर्टी के हर एक ट्रैप और कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे। आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं हमारी आज़ादी और उस पे लगने वाली उन बाउंड्रीज की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे डायनामिक टॉपिक है। आज हम आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक का पूरा सफर तय करेंगे और देखेंगे कि मेनका गांधी और श्रेया सिंगल जैसे केसेस ने हमारी आज़ादी को कैसे नया आकार दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं जहां हम सबको बोलने, घूमने और बिजनेस करने की आज़ादी चाहिए होती है। लेकिन क्या ये आज़ादी मतलब एब्सोल्यूट यानी असीमित है? क्या कोई कुछ भी कर सकता है? यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। अगर हर इंसान को एब्सोल्यूट आज़ादी मिल जाए तो वो दूसरे के लिए खतरा बन जाएगी। हमारा संविधान आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत नागरिकों को 6 यानी 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स की गारंटी देता है। 6 आज़ादियां। इसमें बोलने की आज़ादी, जिसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते हैं, वो आती है। उसके अलावा असेंबली, एसोसिएशन, पूरे देश में बेखौफ घूमने और कहीं भी बसने की आज़ादी शामिल है, राइट? बिल्कुल। और अपनी पसंद का कोई भी प्रोफेशन या बिजनेस चुनने की आज़ादी भी इसी में आती है। अगर मैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की बात करूं तो वो है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है। इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस और कमर्शियल स्पीच को भी शामिल किया गया है। सिंपल बोलूं तो किसी का कोई ट्वीट करना, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छापना या कोई आर्ट बनाना, ये सब इसी में आएगा। एकदम सही। और इसको डेप्थ में समझने के लिए 1950 का रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस याद रखना जरूरी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी भी डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। अगर लोग अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे तो डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या रह जाएगा। सही बात है। और उसके कुछ सालों बाद बेनेट कोलमन केस में प्रेस की आज़ादी को भी फर्मली इसी का हिस्सा माना गया। लेकिन आजकल तो डिजिटल एज है ना। अब एक्सप्रेशन का मतलब सिर्फ अखबार या नुक्कड़ नाटक नहीं है। मुझे याद आ रहा है कि ऑनलाइन बोलने की आज़ादी पर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था। श्रेया सिंगल केस, शायद वही था ना? अरे हाँ, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का बहुत ही बड़ा लैंडमार्क केस है। एग्जाम में बस ये केस लिखना बहुत जरूरी है। इसकी बैकग्राउंड स्टोरी कुछ ऐसी है कि महाराष्ट्र में एक बंद के दौरान एक लड़की ने फेसबुक पर एक पोस्ट की और उसके दोस्त ने सिर्फ उसको लाइक किया था और पुलिस ने उन दोनों को आईटी एक्ट के सेक्शन 66A के तहत अरेस्ट कर लिया। एक सेकंड रुक। सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट और एक लाइक के लिए अरेस्ट? ये तो सीधा सीधा आज़ादी का हनन लगता है। कानून में ऐसा क्या लिखा था जो पुलिस को ऐसी पावर मिल गई? यही तो इस केस का कोर इशू था। देखिए, सेक्शन 66A बहुत ही वेग यानी अस्पष्ट था। इसमें अनोइंग या इनकन्वीनियंट जैसे वर्ड्स लिखे थे। अब परेशान करने वाली बात की तो कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होती ना। जो एक के लिए नॉर्मल है वो दूसरे के लिए अनोइंग हो सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब असली ट्विस्ट यहाँ आता है। इस केस के बाद स्टूडेंट्स को लगता है कि वो ऑनलाइन कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन सरकार तो इंटरनेट शटडाउन भी करती है और हेट स्पीच पर अरेस्ट भी होते हैं। तो फिर लिमिट कहाँ तय होती है? वो लिमिट तय होती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस से। पेपर में जब भी आर्टिकल 19 दिखे तो सीधा ट्रैफिक सिग्नल याद आना चाहिए। ग्रीन लाइट का मतलब फ्रीडम्स और रेड लाइट का मतलब रिस्ट्रिक्शंस। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेकर 19 क्लॉज 6 तक स्टेट को ये पावर दी गई है कि वो कुछ ठोस कारणों पर रोक लगा सके। जैसे कि कंट्री की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, बिल्कुल। कोई देश तोड़ने की बात नहीं कर सकता, या फिर स्टेट सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, डेफमेशन। बिल्कुल। अगर कोई भीड़ को भड़काकर दंगे करवाने की कोशिश कर रहा है
तो वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और यही रेड लाइट बाकी आज़ादियों पर भी लागू होती है। जैसे पीसफुल असेंबली का राइट है, पर बिना हथियारों के। अगर पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने का डर है तो पुलिस टाइम और जगह पर रोक लगा सकती है। ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। हमने 6 आज़ादियों की बात की, लेकिन जब मैं पुराने डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था तो ओरिजिनली यहाँ एक और आज़ादी थी जो अब छिन चुकी है। राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार। इसको फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से क्यों हटाया गया? ये कानूनी इतिहास का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पहले आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F और आर्टिकल 31 में प्रॉपर्टी रखना एक फंडामेंटल राइट था। लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था गरीबी हटाना, रोड्स बनाना और जमींदारी सिस्टम को खत्म करना। हाँ, क्योंकि इस वक्त जमीन का बड़ा हिस्सा अब कुछ ही लोगों के पास था। राइट। तो जब भी सरकार जमीन लेने जाती वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के लिए, तो लोग अपना फंडामेंटल राइट बताकर सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे। प्रॉपर्टी का अधिकार डेवलपमेंट के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बन गया था। अच्छा, तो इस क्लैश को रोकने के लिए बीच का रास्ता निकाला गया होगा। एकदम। और इसी वजह से 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। इसके जरिए प्रॉपर्टी के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हमेशा के लिए हटा दिया गया। अब ये आर्टिकल 300A के तहत सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है। तो इसका मतलब सरकार जब चाहे मेरी जमीन ले सकती है? नहीं, आर्टिकल 300A साफ कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी बिना कानून बनाए सरकार किसी की जमीन नहीं ले सकती। केटी प्लांटेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2011 केस में इस स्कोप को अच्छे से समझाया गया है कि सरकार मनमानी नहीं कर सकती, प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो करना होगा और मुआवजा देना होगा। तो इस प्रिंसिपल को माइंड में लॉक करने का शॉर्टकट क्या होगा? शॉर्टकट बहुत सिंपल है। प्रॉपर्टी इक्वल टू 44th कट। दिमाग में 44 नंबर और एक कटे हुए घर का नक्शा याद रखें। बढ़िया। अब चलते हैं उस सवाल पर जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में पूछा था। प्रॉपर्टी का राइट तो बदल गया, लेकिन अगर किसी पर कोई क्रिमिनल चार्ज लग जाए तो संविधान उसे कैसे बचाता है? अगर कल कोई काम लीगल था और आज ही लीगल हो गया तो क्या आज सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी। और ये बचाव देता है आर्टिकल 20। एग्जाम में यहीं पर ट्रैप होता है स्टूडेंट्स। अक्सर आर्टिकल 20 और 22 में कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना है कि आर्टिकल 20 तब लागू होता है जब क्राइम का इल्जाम लग चुका हो। इसमें 3 मेजर प्रोटेक्शंस हैं। तो इसमें पहली प्रोटेक्शन वही है जिसे रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट या एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज पर रोक कहते हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 1, जिसके बारे में मैंने हुक में पूछा था। हाँ, वही आपके हुक का पहला आंसर। हाँ, अगर कल क्राइम नहीं था और आज नया कानून बना है तो पुरानी डेट से यानी बैक डेट से सजा नहीं मिल सकती। रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1965 केस में इसी प्रिंसिपल को बहुत मजबूती से एस्टैब्लिश किया गया था। कानून फ्यूचर सुधारने के लिए होता है, पास्ट का बदला लेने के लिए नहीं। ये लॉजिक बहुत सॉलिड है। और दूसरी प्रोटेक्शन क्या है? मुझे याद आ रहा है, एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, जिसे डबल जेपेटी कहते हैं। एकदम सही। ये आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में आता है। मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1953 का केस इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां इस बात पर बहस हुई थी कि क्या कस्टम डिपार्टमेंट और क्रिमिनल कोर्ट दोनों एक ही इंसान को एक ही जुर्म के लिए सजा दे सकते हैं। जवाब था नहीं। और तीसरी प्रोटेक्शन जो सबसे इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, जहां पुलिस आपको खुद के ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, जिसे लीगल भाषा में सेल्फ इंक्रिमिनेशन से बचाओ या राइट टू साइलेंस कहते हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के तहत नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी 1978 केस इसमें बहुत क्रूशियल है। अच्छा, इस केस में क्या हुआ था? इसमें कोर्ट ने क्लियर किया था कि मजबूर करने का मतलब सिर्फ फिजिकल टॉर्चर नहीं होता। अगर पुलिस किसी इंसान पर लंबा साइकोलॉजिकल प्रेशर डालती है और उससे वही गवाही निकलवाती है जो उसके ही खिलाफ जाए, तो ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का सीधा उल्लंघन है। इन शॉर्ट, 20 नंबर की आर्टिकल का शॉर्टकट दिमाग में रखना है कि नो डबल ट्रबल एंड नो बैकडेटेड सजा। बिल्कुल। चलिए, आरोपी को आजादी तो मिल गई, लेकिन इंसान की सबसे कीमती चीज क्या है? उसकी जिंदगी और उसकी डिग्निटी। आर्टिकल 21 कहता है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के बिना किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी नहीं छीनी जा सकती। ये देखने में तो एक लाइन का आर्टिकल है, पर इसका इतिहास किसी बड़ी पिक्चर से कम नहीं है। शुरुआत में ए.के. गोपालन केस जो 1950 में आया था,
वहां सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत ही नैरो यानी संकीर्ण इंटरप्रिटेशन की थी। हाँ, उनका मानना था कि बस पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया हो, चाहे वो लॉ कितना भी अनफेयर या क्रूअल क्यों ना हो, तो आजादी छीनी जा सकती है। राइट, वो लोग कानून के अंदर जस्टिस नहीं ढूंढ रहे थे, सिर्फ प्रोसेस देख रहे थे। पर असली ट्विस्ट आया 1978 में, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के साथ। ये इस पूरी यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट केस है, 3 स्टार लगा लीजिए। इस केस की स्टोरी सच में इंटरेस्टिंग है। सरकार ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था और पब्लिक इंटरेस्ट का नाम देकर कारण बताने से ही मना कर दिया था ना। हाँ, तो जब मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने गोपालन केस की पुरानी सोच को पलट दिया। कोर्ट ने एक रेवोल्यूशनरी जजमेंट दिया और कहा कि सिर्फ प्रोसीजर का होना काफी नहीं है, वो प्रोसीजर जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। अगर कानून खुद में मनमाना है तो वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझें। गोपालन केस ऐसा था जैसे एक छोटा सा कमरा जिसमें बस एक छोटी खिड़की है सांस लेने के लिए, पर मनेका गांधी केस ने उस कमरे का बड़ा दरवाजा खोल दिया और कहा कि जिंदगी सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि डिग्निटी के साथ जीना है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। और उसी बड़े दरवाजे से बाकी नए राइट्स अंदर आए, जैसे फ्रांसिस कोराली मुलिन 1981 केस में राइट टू लिव विद डिग्निटी जोड़ा गया। फिर ओल्गा टेलिस 1985 केस में राइट टू लाइवलीहुड जोड़ा गया, क्योंकि कमाएंगे नहीं तो इज्जत से जिएंगे कैसे। और रीसेंट पास में तो राइट टू प्राइवेसी पर कितनी बड़ी बहस हुई थी। जी हाँ, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी 2017 केस, जिसमें 9 जगहों की बेंच ने डिक्लेयर किया कि प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 का ही हिस्सा है। पेपर में गोपालन की छोटी खिड़की से मनेका गांधी के बड़े दरवाजे तक का आना, ये विजुअल दिमाग में रखना जरूरी है। मनेका गांधी का नाम लिखे बिना आर्टिकल 21 का आंसर चेक ही नहीं होगा। ये सुनकर सच में अच्छा लगता है कि कोर्ट ने लाइफ और लिबर्टी को इतना लंबा और बड़ा कैनवस दिया है। लेकिन अब यहां आकर एक बड़ा पैराडॉक्स, एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। जब हम संविधान का अगला हिस्सा देखते हैं, आर्टिकल 22, ये वही हुक का दूसरा सवाल है। एक तरफ फेयर ट्रायल की बात होती है और दूसरी तरफ प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध की बात आती है। बिना क्राइम किए किसी को जेल में डाल देना, ये डेमोक्रेटिक कैसे हो सकता है? देखिए, ये डेमोक्रेसी और नेशनल सिक्योरिटी के बीच का सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट है। आर्टिकल 22 क्लॉज 3 से क्लॉज 7 तक प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर दी गई है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये कोई पनिशमेंट नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये किसी पर्सन को फ्यूचर में होने वाले हार्मफुल कामों से रोकने के लिए किया गया डिटेंशन है। मतलब अगर एजेंसी को लगता है कि कोई दंगा करवा सकता है तो क्राइम होने से पहले ही उसे अरेस्ट कर लो। ये किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है, पर क्या इससे सरकारों को अपने विरोधियों को दबाने का एक ओपन पास नहीं मिल जाता? ये खतरा हमेशा रहता है और इस पावर को डेंजरस भी माना जाता है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने पार्टीशन के वक्त दंगे और देश टूटने का डर देखा था। उन्हें लगा कि देश की यूनिटी और सिक्योरिटी के लिए ऐसी इमरजेंसी पावर्स जरूरी है, पर उन्होंने इस पर लगाम भी लगाई है। वो लगाम या सेफगार्ड्स क्या हैं? अगर किसी को उठा लिया तो कानून क्या प्रोटेक्शन देता है? आर्टिकल 22 क्लॉज 4 कहता है कि किसी को भी 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि हाई कोर्ट के जजेस का एक एडवाइजरी बोर्ड इसकी परमिशन ना दे। और जिसको अरेस्ट किया है, क्या उसे कारण बताए जाते हैं? बिल्कुल। आर्टिकल 22 क्लॉज 5 कहता है कि डिटेंशन के ग्राउंड्स यानी कारण जल्द से जल्द बताने होंगे, और सबसे बड़ा सेफगार्ड है कि उस पर्सन को अपना रिप्रेजेंटेशन यानी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देना होगा। ए.के. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 केस में इन्हीं सेफगार्ड्स को थरली एक्सप्लेन किया गया था कि कानून की प्रक्रिया सख्ती से फॉलो होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में लॉक करने के लिए याद रखिए, प्रिवेंटिव इक्वल टू प्री डैमेज कंट्रोल। तो आज हमने पूरी यूनिट 4 को एक कनेक्टेड स्टोरी की तरह समझा। आर्टिकल 19 में हमारी डेमोक्रेटिक आज़ादी का स्ट्रक्चर है, 20 में अक्यूज्ड के राइट्स हैं, 21 में ह्यूमन डिग्निटी और प्राइवेसी का बड़ा दायरा है, और 22 में स्टेट सिक्योरिटी और आज़ादी के बीच का वही नाजुक बैलेंस है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 केस लॉज बिल्कुल परमानेंट लॉक कर लेने हैं। मेनका गांधी, श्रेया सिंघल, पुट्टास्वामी और ए.के. गोपालन। एग्जामिनर सीधा यही कीवर्ड्स ढूंढ रहा होता है। जाते जाते एक प्रोवोकेटिव थॉट आप सबके लिए। जहां एक तरफ आर्टिकल 19 हमें इतनी आज़ादी देता है, वहीं आर्टिकल 22 राज्य को बिना ट्रायल के डिटेंशन की पावर दे देता है। तो क्या एक आज़ाद देश में आज़ादी और सुरक्षा के बीच कभी कोई परफेक्ट अनडिस्प्यूटेड बैलेंस बन सकता है,
यही वो सवाल है जो हर जनरेशन को खुद से पूछना पड़ता है। वैसे ये वाकई सोचने और डीपली एनालाइज करने वाली बात है। आज के इस टॉपिक में सबसे सरप्राइजिंग बात क्या लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई डाउट हो या किसी और लीगल टॉपिक पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो कमेंट्स में लिखिए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर करिए और वकील साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।